Jai Hind everyone, welcome to Chetan Bhatt Learning. Those of you who are preparing for Haryana Civil Services only, guys you are only left with 57ish days. ये 55 से 60 दिन डिसाइड करेंगे कि हम प्रेस्टिजियस हरियाणा सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं या एटलीस्ट हमें मेंस की कॉल आ रही है या नहीं आ रही. सो अब आपने देखा होगा कि हम आपके साथ में 3-4 प्लेलिस्ट डेली लेके आते हैं. 12 बजे हम आपको हरियाणा दे रहे हैं, ठीक. उसके बाद में आपको अब 2:30 बजे ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई है. 6 o'clock आपको हिस्ट्री चल रही है और 9 o'clock यू आर वॉचिंग दिस क्लास. सो गाइज आई अंडरस्टैंड कि आपको दिन में 4 क्लासेस करने का मतलब क्या है कि आपको 4 घंटे तो डेली वीडियोस देखनी है. अब अगर मुझे 4 घंटे वीडियोस देखनी है और मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है, विच शुड बी एटलीस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक. तो अगर मुझे 10 घंटे खुद का पढ़ना है, 4 घंटे वीडियोस देखनी है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेक अप एट 9 AM. आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप एट 10 PM. या तो रात को लेट जाग के पढ़ो, और ये सब कुछ नहीं होता कि सुबह ही उठना होता है, रात को ही पढ़ना होता है, बस पढ़ना होता है. हर टाइप के बच्चों का पेपर होता है. उन बच्चों का जो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का जो सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रात को 10 बजे तक पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो रात को 3-3 बजे तक पढ़ते हैं. कॉमन है, पढ़ते हैं. पढ़ने की एक्टिंग करने वाले का नहीं होगा. ओके, तो बच्चे 4 घंटे अब आपने हमारी वीडियोस देखनी है एंड 10 घंटे पढ़ना है. अब ऐसा नहीं है, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इतना आपको यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, चाहे ये पेपर हरियाणा सिविल सर्विसेज का है, बट कंपेटिटर्स कौन है? कंपेटिटर्स वो हैं जिन्होंने 3-3 बार यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है और निकाला भी हुआ है. सो यू हैव टू do better relative to those guys. And since we have aligned this course with UPSC 2021 prelims as well, and we are keeping the content of this course in line with it, so most of you, many of you are also preparing for UPSC. तो आपकी UPSC की अच्छी स्ट्रैटेजी बनी हुई है इस प्लेलिस्ट के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू, फ्री कोर्स के थ्रू, that by 30th of May, by 30th of 25, अगर कोर्स की बात करें, 25 मई तक आपका ना सिर्फ सारा कोर्स एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा, ना सिर्फ आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे, पर आपने लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स भी किए होंगे, आपने मतलब काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा, फिर हमारे पास 1 महीना तो भी बचता होगा अच्छे से रिवाइज करने का थ्रू MCQs. सो आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ओनली, or you are preparing for UPSC and HCS, or you are preparing for HCS only. These next 50 to 75 days, इनमें आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए, अपनी सहेली दोस्तों से ब्रेकअप कर लीजिए 75 दिनों के लिए ही सही, टेम्परेरीली. अपने घर वालों से भी कट ऑफ हो जाइए, एक कमरे में बैठिए. घर में अगर एक ही कमरा है तो कानों में हेडफोन लगा के बैठ जाइए, हेडफोन नहीं है तो कानों में कॉटन बड्स लगा के बैठ जाइए, किताब खोलिए और पढ़िए. अभी जो मेहनत करोगे आखिरी के 2 महीने में, पिछले 1 साल की मेहनत के बराबर होगी. सो बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर एफर्ट किया जा रहा है, एंड होपिंग कि आप भी उसको करिए. बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी आपको कि हाँ, दैट आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ऑलराइट, विद दिस प्रवचन नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अभी तक हम क्लासेस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड कर चुके हैं, कि इन जनरल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कर चुके हैं. देन वी मूव्ड ऑन टू यूनियन एंड इट्स स्टेट्स वाला हमने टॉपिक किया था, उसके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आई बेग योर पार्डन. देन सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर. We have covered the following topics. Today we are going to move forward and we will cover directive principles of state policy. अब ये नाम बहुत भारी भरकम है, सबसे easiest topics में से एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स आपके हो गए, वैसे तो इससे पहले भी इजी था, अब इसके आगे की सारी पॉलिटी बिल्कुल आसान है, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग रिटन. आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. एक बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया और आपको टेक्स्ट के पीछे का लॉजिक समझ आ गया, आपको फिर ज़्यादा रिविजन्स की ज़रूरत नहीं है. बच्चे बोलते हैं ना, मैंने 17 टाइम्स लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मैंने 22 टाइम्स पढ़ ली, इतनी ज़रूरत नहीं है. आपको 1-2 बार ढंग से पढ़ के नोट्स और कोई भी बुक, और आपको बस MCQs करने हैं. ऑलराइट, सो ये है क्या? आर्टिकल नंबर 12 to 35 में हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे. फंडामेंटल राइट्स वो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन को पहले दिन देता है कि ओके, नाउ दैट द कंट्री इज बीइंग गवर्न्ड
एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, ये एक नियम कानून के हिसाब से बना हुआ देश है, पहले दिन ही आपको राइट्स मिल गए, ठीक है। अब वो राइट्स में इक्वालिटी मिली, हमें फ्रीडम मिली, रिलीजन से रिलेटेड राइट्स मिले, एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम मिली एंड सो ऑन। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हमें देना चाहते थे, बट या तो उस समय की सोशल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये दिया जा सके राइट इमीडिएटली, आइदर कम्युनिटी को और इंडिविजुअल को, या तो ऐसी सामाजिक स्थिति नहीं थी, देश का पार्टीशन होके हटा था, देश 200 साल की गुर्बत से बाहर निकला था, गरीबी से, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी, पैसे ही नहीं थे देश के पास में, देश वॉज वे टू मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इवन टुडे भी इंडिया इज नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज आउट देयर, आज भी इंडिया गरीब देशों में आ रहा है, तो आप मान सकते, गरीब इन द सेंस कि वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। और इसी तरह से पॉलिटिकल विल भी उस समय, अभी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कांग्रेस पार्टी है, मल्टीपल जो आइडियोलॉजीज हैं वो अभी उतना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, चाहे हमारे पास उस समय विल नहीं थी या सिचुएशन नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी, बट ये पता था कि हाँ आइडियली ये होना चाहिए। तो एक चैप्टर डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में जब सरकारें नियम बनाएंगी, लॉज बनाएंगी, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, एक सुपर लॉ तो बन गया हमारी कंट्री में, इस सुपर लॉ के बियॉन्ड और भी तो अब इतने सारे लॉज बनेंगे कंट्री में, वो सारे के सारे जो लॉज हैं वो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी गई कि ये लो, इन चीज़ों को ध्यान में रख के, इन चीज़ों को अनेबल करने के लिए आपने आने वाले टाइम में लॉज लेके आने हैं। अब कौन लेके आएगा ये वाले लॉज? स्टेट, सरकार लाएगी। सरकार का मतलब पार्लियामेंट, सरकार का मतलब विधानसभा, सरकार का मतलब एक डीसी साहब, एसएसपी साहब। ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं आगे आर्टिकल नंबर 38 से लेकर 51 तक, कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट? तो इसको भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये बोल दिया गया 38 से लेकर 51 तक की स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 36 में लिख दिया कि स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे वही रहेगी जो स्टेट की डेफिनेशन थी आर्टिकल नंबर 12 में, फंडामेंटल राइट्स में, मतलब कि सब इंक्लूडेड है। और 37 आर्टिकल में लिखा ये कि यार सुनो भाई, ये है डीपीएसपीज, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसका मतलब ये जस्टिशिएबल नहीं है। इसमें जो हम चीज़ें देखेंगे वो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सिविल कोड लेके आना है। अब ये नहीं है कि आप कल को सुप्रीम कोर्ट मूव कर दोगे, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स के केस में था, आप यहाँ पे मूव नहीं कर सकते कि यूनिवर्सल सिविल कोड तो आई नहीं हुई, करो जी इसको अनेबल करो। नो, ये एज एंड व्हेन जब स्टेट के पास पावर होगी, स्टेट उसको कर दे, ये दिशा निर्देश दिए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है ये। क्लियर? तो आपके एग्जाम में आपको पता हो कि सबसे पहले तो डीपीएसपीज कहाँ पे आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 to 51, यहाँ पे आ गया हमारे पास डीपीएसपीज। सेकेंड थिंग, मतलब क्या डीपीएसपीज का? ये है वो आइडियल्स, ये वो एक तरह की जिसको आप बोल दो कि वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को ध्यान में रखने हैं जब उन्होंने पॉलिसीज इनेक्ट करनी है, जब लॉज बनाने हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को एंड जुडिशरी को। ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि यार आपको ये सब मान के चलना है, इस हिसाब से आपको लॉज बनाने हैं। दूसरी चीज़, ये आया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया कि जो चीज़ें आज हो सकती हैं वो तो फंडामेंटल राइट्स में डाल दो, और जो आज नहीं हो सकती वो हम डाल देते हैं आगे एक और चैप्टर डीपीएसपीज में। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 का जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक इस तरह का चैप्टर था, वहाँ से इंस्पिरेशन हुई, और वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इन टर्न वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब डीपीएसपीज में है क्या ऐसा? इसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम दिया हुआ है कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे बने। जैसे कि आप यही लगा लो, हमारी कंट्री में पॉलिसीज़ हैं एमजी नरेगा। एमजी नरेगा क्या करती है कि वो पर्सन जिसके पास में जॉब नहीं है उसको भी 100 डेज़ की एक जॉब इंश्योर करती है। ये सरकार के दिमाग में ये लॉ लेके आना, ये आमद कहाँ से आई? राइट टू वर्क, हर किसी के पास में जॉब हो,
ऐसा सरकार कर रही है क्यों? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पे लोगों के लिए तो सरकार बनी है, लोगों ने ही बनाई है, लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। लेकिन ये फंडामेंटल राइट में भी नहीं है कि हर एक के पास जॉब होनी चाहिए। बट सरकार उस समय सबको जॉब्स नहीं दे सकती थी 1950 में, तो डीपीएसपी में डाल दिया कि एज एंड व्हेन स्टेट की वो अलाउ करेगी कंडीशन, तो आप इस तरह के लॉज लेके आना। तो इसी वजह से वो डिबेट आती है जो हम बेसिक स्ट्रक्चर में कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने डीपीएसपीज इंप्लीमेंट करने हैं। जब डीपीएसपीज इंप्लीमेंट करने हैं तो फंडामेंटल राइट कई बार लोगों के अब्रिज हो जाते हैं, एब्रोगेट हो जाते हैं, कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है उस लॉ की फंडामेंटल राइट से। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, मैंडेट है कि हमें लॉज लेके आने जो लोगों का भला करे, कॉमन गुड में हो, पब्लिक स्पिरिट में हो। वो लॉज जो हैं वो इंस्ट्रक्शन की किस टाइप के लॉज लेके आने हैं वो सब डीपीएसपीज में दिया हुआ है। तो बी आर अम्बेडकर जी डीपीएसपीज को क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि यार दीज आर द नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको प्रीलिम्स में आ जाए कि बी आर अम्बेडकर ने किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था कि दीज आर दी नोवेल फीचर्स दिए हुए हैं, तो वो दिए हुए हैं डीपीएसपीज को। एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए हैं जिनकी किताब का नाम है कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, वो ग्रैनविल ऑस्टिन हमारे डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को क्या बुलाते थे? कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान की जो, अब कॉन्शियंस आपको पता ही होगा क्या वर्ड होगा उसके लिए, तो वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। एक और चीज जो आपको प्रीलिम्स में टेस्ट हो सकती है वो ये है कि ये जो डीपीएसपीज हैं दे रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि साइमन कमीशन के बाद में वाइट पेपर आया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आपने बड़ी बार सुना होगा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अरे इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बनाया, इन्होंने तो ब्रिटिश का कॉपी कर लिया। तो ब्रिटिश का कॉपी कर लिया का मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है एक और उसको कॉपी कर लिया। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना के दिया था 1935, जो काफी ज्यादा बेस का काम करता है, मतलब इंस्पिरेशन वाइज कि वो बेस सा एक बना जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसा मतलब है नहीं है, मतलब ऐसा किसी ने बोला नहीं है बी आर अम्बेडकर जी ने कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बेस बना के आज कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूं। ये आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा। अब डीपीएसपीज के कुछ फीचर्स में से पहला आपको पता हो, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। लाइक आई सेड अर्लियर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सीधा कोर्ट मूव कर दो कि ये लो जी, ये डीपीएसपी में लिखा है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इंप्लीमेंट देम। ओके, इनफैक्ट आर्टिकल 37 में ये लिखा हुआ है कि यार जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन ये है क्या? दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब कि चाहे ये वो नहीं है, डायरेक्टली इंप्लीमेंटेबल नहीं है, अनेबल नहीं करवा सकते आप इसको सीधा जाके कि फिर लिखा क्यों अगर इंप्लीमेंट नहीं करना था तो। सरकार को आप कंपेल नहीं कर सकते हो। सरकार को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बुजुर्ग दे के गए थे कि आने वाली जनरेशन हम चाहते हैं इस दिशा में काम करें। तो चाहे ये जस्टिशिएबल नहीं है, बट दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगर हर एक डीपीएसपी इंप्लीमेंट होता है थ्रू लेजिस्लेशन, सरकार ने लॉ बनाए और आपके डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर दिया, तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो एक राइट गवर्नेंस की डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? तो ये आपको समझना है, ये सब चीज़ों पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है बच्चे। पहला तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑप्शन आपको आ जाएगी 3-4, तो बेस्ट ऑप्शन जो होगी वो डीपीएसपी होगी। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स ऑफ 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट कुछ लिख देंगे आपके सामने और आपको पता हो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो है एंड डीपीएसपी दे रिजेंबल ईच अदर। क्लियर? अब कुछ चीज़ें बोली जाती हैं डीपीएसपीज के लिए, उसमें से एक चीज़ आपको पता हो कि इसके बारे में ये बोला जाता है कि डीपीएसपीज कैन बी कंपेयर टू, एक ऐसा चेक है ये जो मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे बोला कि मुझे पैसे चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है? कैश है।
आपने मुझे बोला मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपको कैश पकड़ा दिया। लेकिन आपने मुझे बोला मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपको एक चेक दे दिया और बोला कि ये चेक आप तभी कैश करवा सकते हैं जब बैंक में पैसे होंगे। वैसे डीपीएसपी है, लिख के तो दे दिया हमने कि हमारी कंट्री में ये होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, बट अगर सिटीजन जो है वो बोलेगा कि यार ये आपने लिखा हुआ है तो आप ये कीजिए, तो बोलेंगे कि जब रिसोर्सेज होंगे तब कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट वैसे लगी होती है इस डायरेक्शन में, तो आपको समझना है। तो इसलिए डीपीएसपीज आर कंपेयर टू अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। क्लियर? तो ये जो है ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। लेकिन अब आप मेरे साथ बेसिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं, तो अब हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 39B और 39C, इनको इंप्लीमेंट करते हुए अगर फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो जाए, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो, तो हमने देखा है, हमने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तो फिर हो सकता है कि उस को हम वैलिड मानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये क्या बात है, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में लॉ कैसे आ गया, प्रोवाइडेड वो लॉ 39B और 39C को इंप्लीमेंट कर रहा हो, ऐसा हमने पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि चाहे ये जस्टिशिएबल नहीं है, बट गवर्नमेंट तो करेगी ना ऐसा कि यार लोगों को काम करने के लिए बैठी है सरकार, पब्लिक की हेल्प करने के लिए बनी है सरकार। तो जब भी गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गवर्नमेंट ये स्टैंड अगर लेती है कि लिसन, इट मे सीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट हियर वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द डीपीएसपीज, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको जज करने में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जज करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो इन अदर वर्ड्स डीपीएसपीज जो हैं इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये बहुत लोग ना इसको रिडिक्यूल कर देते हैं कि अरे ये तो बस ऐसे लिखे हुए हैं, इनका क्या फ़ायदा है। हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हमें जो कोई भी चीज़ होली कुरान नहीं होती। ओके, इन अदर वर्ड्स हर चीज़, कोई भी चीज़ दुनिया में क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड नहीं है, बट हमें वो क्रिटिसिज्म करना है चीज़ का जो कंस्ट्रक्टिव हो, वो क्रिटिसिज्म जो इन्फॉर्म्ड हो। ये जो रिडक्शनिस्ट क्रिटिसिज्म होता है ना कि अरे ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, वो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता उनको जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं सपोर्ट करता? क्योंकि इतने सालों में हमने ये समझा है कि ये नहीं करना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक कल का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कल मैं मिला हरियाणा के ही एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर से जो बहुत समझदार भी हैं। उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बोलते मैं 2000 में मैं आईएएस बना था। उनके ऑप्शनल थे 2001 में शायद फिजिक्स और साइकोलॉजी। उनका साथ में एक दोस्त था, उनका इंटरव्यू था, तो उनके बाहर, मतलब जैसे साथ में बाहर बैठे होते हैं तो धौलपुर हाउस में, तो उनसे पूछा कि राबड़ी देवी जो अभी सीएम बने हैं बिहार के, क्या ये आप इसको कैसे देखते हैं डेमोक्रेसी में? तो उसने काफ़ी बोल दिया कि अरे ये क्या मजाक है, राबड़ी देवी बना दी, शी इज़ एन अनएजुकेटेड लेडी और ये और वो, डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ख़राब है। तो ये सर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ये बोलते कि मैंने उस बंदे को बोला कि यार मुझे नहीं लगता तेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। वो बोलते क्यों? कहते पहली चीज़, वो कंट्री जहाँ पर फीमेल्स घर से बाहर नहीं निकल सकती, वहाँ पे एक लेडी सीएम बनी है, ये उसका एक पॉजिटिव होना चाहिए था। वो कंट्री जहाँ पे एजुकेटेड लेडीज़ वर्क प्लेस पे स्ट्रगल करती हैं, वहाँ पे एक कम्प्लीटली अनएजुकेटेड लेडी पॉलिटिकल डोमेन में आई है, ये उसका एक पॉजिटिव होना चाहिए था। अब तीसरी चीज़, वो सीएम क्यों बनी है? क्योंकि एमएलएज ने उसके फेवर में वोट किया कि हाँ जी ये हमारे नेता हैं। और ये लोग एमएलए क्यों बने? क्योंकि लोगों ने उनके लिए वोट किया। तो व्हेन यू रिडिक्यूल राबड़ी देवी इस तरह से कि यार ये क्या बकवास बना दिया, एज एन आईएएस ऑफिसर वो बोलते हैं कि आप रिडिक्यूल कर रहे हो दी होल इलेक्शन का मैंडेट डेमोक्रेसी का। क्लियर? देन दैट लेडी हैज़ सो मेनी किड्स एट होम, दैट लेडी हैज़ हस्बैंड इन जेल और लाइक गोइंग थ्रू केसेस, लालू प्रसाद यादव जी। तो वो लेडी एंड देन सो ऑन, उन्होंने पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, सोशियोलॉजिकली एंड देन सो ऑन
उन्होंने बोला कि अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता, यार अपने दोस्त को बोल रहे थे कि अगर मुझसे सवाल पूछा जाता मैं तो इसके पॉजिटिव्स गिनवाता कि हाँ यार मेरे हिसाब से तो ये इट शुडेंट बी सीन एज समथिंग कि यार ये तो डेमोक्रेसी का बिल्कुल बड़ा गर्व हो गया अगर राबड़ी देवी जी सीएम बन गए, मैं तो इसको पॉजिटिव लाइट में दिखाता। अब मेरा ये मानना है, आप अगर से नुक्कड़ पे चर्चा कर रहे हो, अगर 4 दोस्त कमरे में बैठे हैं या किसी भी तरीके से, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ हिपोक्रेट, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका अपना किसी भी टाइप का विचार है वो एक अलग चीज़ है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमें ऐसे सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने 20-20 साल अब सर्व भी कर दिया है और अच्छा सर्व किया है, उनसे सीखना चाहिए कि हाँ किस तरह से हमें चीज़ों में कुछ पॉजिटिव्स हैं तो वो देखने हैं और नेगेटिव हैं तो उनको भी कंस्ट्रक्टिवली देखना है कि क्यों नेगेटिव है, क्या ये लिमिट नेगेटिव है कि क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं कि शॉर्टकमिंग्स हैं, और यही हमारे मेंस के आंसर्स में भी निकल के आता है। सो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि डीपीएसपीस की भी कुछ कमी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी कुछ कमी है, पर हमें ऐसा नहीं करना कि हाँ कुछ होता तो है नहीं, क्या बकवास किया हुआ है। ओके, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट हेल्प यू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। नाउ अब आपको ये समझ आ गया, चलो जी कोई डीपीएसपी नाम का टॉपिक कर रहे हैं और ब्रिटिश ने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था 1935 में, उससे इंस्पायर्ड है, जस्टिसेबल है नहीं, कोर्ट में जा नहीं सकते, सरकार को दिशा निर्देश दिए हुए, सब समझ आ गया। अब बात आती है कि लिखा क्या है, सरकार ने जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसमें लिखा क्या है। अब पढ़ने वालों ने, ये ध्यान से सुनना, पढ़ने वालों ने डीपीएसपीस की क्लासिफिकेशन की हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने क्लासिफाई कर दी कि ये तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, समाजवादी। जो डीपीएसपीस अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने और सभी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने लिखे, उन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं दी कि ये लोग कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, ये लोग कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, ये लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल दे रहे हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब अगर आपने मेरा पहला या दूसरा लेक्चर लगाया है पॉलिटी का, तो आपको याद होगा हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है, मैंने बेसिक्स आपको बताया था, लिबरल प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें मेरे हिसाब से आपको ऐसे किताब बंद करके रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये लिबरल प्रिंसिपल है। अगर आपको बेसिक क्लैरिटी है, यू विल रीड एन आर्टिकल और आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर पाओगे कि यार ये तो क्लियरली गांधीयन है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार को इंटॉक्सिकेंट्स, नशे वाली चीज़ें बैन करनी है। डू यू थिंक कि लिबरल लोग, लिबरल उदारवादी लोग जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी में मानते हैं, वो ऐसा बोलेंगे क्या? उनके लिए कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्या? या सोशलिस्ट लोग, मार्क्सिस्ट लोग, ये ऐसा बोलेंगे क्या? गांधी जी को बुरा लगेगा कि यार ये नहीं है कि आप थोड़ा इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह को बैन करो। सरकार ऐसे लॉज बनाएगी, तभी देखो गुजरात में शराब बैन है, बिहार में शराब बैन है, केरला में दुनिया की सबसे ज़्यादा कंजप्शन है। क्लियर? मतलब हिंदुस्तान की, पंजाब तो बस ऐसे बातों के लिए, केरला में सबसे ज़्यादा कंजप्शन होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रिंसिपल ऐसा है कि हमने इंटरनेशनली पीस इंश्योर करना है और इंटरनेशनल थ्रू डायलॉग पीस इंश्योर करना है, इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं, तो क्लियरली लिबरल प्रिंसिपल है, नेहरू जी जैसा टाइप का। तीसरी चीज, अगर कोई प्रिंसिपल ऐसा लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में वर्कर्स को वो देनी है, रिप्रेजेंटेशन देनी है, वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी मैनेजमेंट में, ये कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्योंकि अब आपको समझ आती है कि सोशलिस्ट किसकी बात करेंगे, वर्कर्स की बात करेंगे। सोशलिस्ट किसकी बात करेंगे? They will talk about, say, equality. Equality is going to be their central idea. Okay. On the other hand, liberals की किसकी बात करेंगे? लिबर्टी की, आज़ादी की, फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम की। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? जो कम्युनिटी की बात करेंगे, खादी उद्योग की बात करेंगे, लोकल माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, क्लास कॉपरेशन की बात करेंगे। ये सोशलिस्ट क्या बोलते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट है भाई, कुछ हैव्स होते हैं, कुछ हैव नॉट्स होते हैं। गांधी जी बोलते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही हमेशा नहीं है, क्लास कॉपरेशन भी है। क्लियर? तो इस तरह से आप खुद से ही डीपीएसपीस पढ़ के क्लासिफाई कर सकते हैं।
अब आता है भाई हमारे पास यक्ष प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या डीपीएसपीज को हमें बाय नंबर याद करना है? अगर आप मेरे साथ यूपीएससी की ही सिर्फ तैयारी कर रहे होते तो मैं बोलता कि ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो पहले आप थोड़ा सा पानी लेके डूब जाओ। क्यों यार, एक दिन आपने मेंस के आंसर्स लिखने हैं। GS1 में सोशल इश्यूज, GS2 सारा का सारा, GS3 में इकोनॉमी सिक्योरिटी, GS4 एनवायरनमेंट, GS4 में एथिक्स। डीपीएसपीज आपको बाय नंबर याद करने हैं नहीं, ये सवाल नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, क्या डीपीएसपीज मैं ना इंपॉर्टेंट नंबर वाइज याद करता हूँ। जिस दिन मेरा मेंस होगा उस दिन मैं थोड़ा फ्लॉन्ट करके आऊँगा, मतलब ऑफ कोर्स नॉट लाइक द शैलो फ्लॉन्ट करना, पर उस दिन मैं अच्छे से लिख के आऊँगा कि ऐसा अगर सरकार पॉलिसी लेके आती है तो दिस विल हेल्प अस मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस एज like envisaged in Article 38. You understand? This will say promote equal justice as envisaged in Article 39A. कहने का पॉइंट ये है कि इसको तो आपने ना जैसे अर्जुन के तीर की तरह यूज करना है अपने मेंस के आंसर्स में। तो मेरे हिसाब से पहले जो आपके जो ये चैप्टर्स हैं, डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ये कॉल ही नहीं होनी चाहिए कि मैं बाय नंबर याद करने हैं। क्या आप इसको करो ताकि आप उसको मेंस में अच्छे से यूज कर सको। यूपीएससी के लिए आई डाउट कि कभी आपको ऐसा होगा कि स्टेटमेंट देके पूछेंगे कि इज इट गिवन इन आर्टिकल 37, 38, 39, 40। ऐसा नहीं आना चाहिए, यूपीएससी में ऐसा नहीं आता है। इनफैक्ट दे वांट यू टू रीड बिटवीन द लाइंस। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा एससीएस में आ भी सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको इनको बाय नंबर याद कर लेना चाहिए। कैसे? निमोनिक विमोनिक ना हमने कभी बनवाए, ना हम बनाते, ना हम बनवाएंगे। मैंने कैसे, मतलब मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, से मान लो आपके पास में फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ने लगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपके पास में, या कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ये डीपीएसपीज लगा लो, आपके पास में टोटल जो आर्टिकल है से 15 है, ठीक, 37 से लेकर और 14-15 जितने भी 51 तक। अगर 15 है ना तो आप 1 घंटा अपना फोन बंद कर दो, अपना सब कुछ बंद करके 15 बार इसको पढ़ लो। यू एक्चुअली रीड दिस कि आर्टिकल नंबर 37 दिस, 38 दिस, 39A दिस। यू रीड इट वंस, आप लाइन लगा के क्रॉस लगा दो, दोबारा पढ़ो, ठीक। आप दोबारा पढ़ो कि चलो जी आर्टिकल 42 है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया, चौथी बार पढ़ लिया, 5वीं बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया। 1 घंटा लगेगा आपको 15 लाइनें 15 बार पढ़ने में। यही वाली आपका इस सवाल ही डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप चाहे मुझे हरियाणा एचसीएस में सिंपल बुलेट पॉइंट वाइज क्वेश्चन आ जाए या मुझे कल को मेंस में यूज करना हो, आई नो आर्टिकल्स बाय नंबर। तो इसलिए इसको तो आपने एज अ फॉर्डर भी यूज करना है। चले आगे। तो अब आर्टिकल 36 तो आपको देता है स्टेट की डेफिनेशन, जैसा हमने फंडामेंटल राइट्स में किया था। तो आर्टिकल 12 क्लियरली बोलता है कि यार जैसा हमने 12 में बोला था वही स्टेट में सब इंक्लूडेड है। तो सारी सरकार संपूर्ण रूप से पार्लियामेंट, विधानसभा, पंचायतें और डीसी ऑफिस और कोई भी सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप, सब की सब बॉडीज क्या करेंगी, इस टाइप के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ये सब लेके आएंगी, सो दैट कि आर्टिकल नंबर 37 से लेकर 51 तक जो लिखा है वो इंप्लीमेंट किया जा सके। 37 क्या बोलता है वो जो मैं आपको बता चुका हूं कि यार ये जो है चाहे ये जस्टिसेबल नहीं है पर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, ये सरकार ने लेके आनी है चीजें। 38 यहां से आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 बोलता है कि सरकार की क्या ऑब्लिगेशन होगी, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों को वेलफेयर करनी है आपने। कैसे? एक ऐसा सिस्टम बना के जहां पे न्याय है, जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल की क्लास में हम बहुत डिटेल में इस चीज को कर चुके हैं कि जस्टिस 2 टाइप का होता है, एक रेक्टिफाइंग और एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या था कि समाज की सभी श्रेणियां, सभी जेंडर्स, सभी क्लासेस, सभी कास्ट, सब में एक भागीदारी हो, इक्विटी होनी चाहिए,
सोशल गुड्स में मतलब सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको डिग्निटी मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक में सबके पास एक इक्विटी में इकोनॉमिक वो हो, ये नहीं है कि कुछ दो लोग सबसे अमीर है और बाकी सारा इंडिया भूखा मर रहा है। एंड पॉलिटिकली एज वेल। इसी चीज़ में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि 44th अमेंडमेंट ने यहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड की थी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब आप ये देखो कि हमेशा इनइक्वालिटी, हम जो मर्जी यूटोपिया में सोचें, जितना मर्जी हम ख्याली पुलाव बनाएं, राम राज्य स्वर्ग की कल्पना करें, इनइक्वालिटी हमेशा रहेगी। जब तक ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे इनइक्वालिटी रहेगी। वाई? बिकॉज वी आर एसेंशियली उस तरह से, मतलब कोई ज़्यादा पैशनेट है लाइफ में, कोई कम पैशनेट है, किसी को ज़्यादा पैसे कमाने का शौक है, किसी को पेंटिंग करने का शौक है, एंड देन सो ऑन। होना क्या नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी तो रहेगी। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि मिनिमाइज करनी है, एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकते। होना क्या नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ तभी पता है कि यार ये कुछ भी नहीं करेगा तो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे लग जाएगा, और कोई और बच्चा जो बहुत मेहनती है पर वो पैदा ही स्लम्स में हुआ है, अगर वो स्लम्स में पैदा हुआ है तो वो ना उसके पास स्कूल एजुकेशन ढंग से मिलेगी, ना उसको घर में पढ़ाने वाले लोग हैं, उसको पता भी नहीं होगा कि उसने करना क्या है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज़ की, ये मिनिमाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फैसिलिटीज़ की, आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो मान लो अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में, मैं पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं चंडीगढ़ के एक और भी प्राइम एरिया में। चंडीगढ़ इटसेल्फ बीइंग अ वेरी गुड सिटी, उसमें भी मैं और प्राइम एरिया में पैदा हो गया। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर एक बहुत फैंसी स्कूल है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अवेयरनेस है, ये है वो है। ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे क्या हो रहा है, आप बहुत फार फेच्ड एरिया में हो, 10 किलोमीटर दूर आपको पगडंडियों से निकलते हुए स्कूल जाना है। तो फिर ये वाली जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये कम से कम करनी है कि ऐसा ना हो। मिनिमाइज करनी है इनकम, स्टेटस में भी इंडिया में बहुत इनइक्वालिटी है। रूरल इंडिया में अगर हम जाएं तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ कास्ट जो है उनको बहुत सुपीरियर स्टेटस मिलता है एंड देन अदर वे अराउंड। सो अपने को 38 आर्टिकल क्या बोलता है कि ये सब सरकारों ने डिफरेंट लॉज लाकर, पॉलिसीज लाकर, रेगुलेशंस लाकर, या जस्ट द वे यू आर गवर्निंग द स्टेट, जस्ट द वे यू आर गवर्निंग द कंट्री, आपको इस तरह से चलाना है सो दैट वी हैव मिनिमम इनइक्वालिटी। ऐसे से आपने चीज़ें लेके आनी है। अब मैं अगर आज सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं कि हमारी कंट्री में तो बहुत इनइक्वालिटी है, तो वो बोलेंगे बिल्कुल है भाई। मैं बोलूँगा तो ये 38 तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो बोलेंगे सरकार ला रही है रेगुलेशंस एंड रूल्स। बट ऑन दी अदर हैंड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। ऑन दी अदर हैंड मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और किसी और एक पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ। नाउ दैट इज अंडर आर्टिकल 14। एक ग्रैंड सामाजिक लेवल पे अगर इनइक्वालिटी है तो ये जस्टिसेबल नहीं है 38, आर्टिकल 14 था। तो यू अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल लेवल पे तो इक्वल स्टेटस जो है वो जस्टिसेबल है। कम्युनिटी लेवल पे इस तरह से आर्टिकल 38 में आप एकदम से ऐसे नहीं लेके जा सकते कि इंडिया में देख लो 2% ऑफ पीपल हैव ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ। यू अंडरस्टैंड। नाउ अब आता है आर्टिकल 39 नेक्स्ट। सरकार को कुछ वो बताता है कि ये चीज़ें आपको करनी है आने वाले टाइम में। पहला क्या है, सब लोगों को कुछ ऐसा राइट देना है टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब हर कोई पर्सन किसी तरह से अपना खर्चा, अपना घर, अपना खाने पीना, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। हैंस एमजी नरेगा, सरकार एक तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। इक्विटेबल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, बराबर। इक्विटी क्या होती है, भागीदारी। इक्विटी होती है भागीदारी। तो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई के 10 बिजनेसमैन सारा झारखंड, सारा छत्तीसगढ़, सारा मध्य प्रदेश उन्होंने खरीद रखा है। अब यहाँ पे यही होगा, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि है तो ऐसा ही है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार इसके लिए काफ़ी लॉज अच्छे लेके आने की कोशिश कर रही है, या करनी चाहिए, या करती रही है 70 साल से, 80 साल से, और आगे भी करती रहेगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। नाउ यू सी, ये थे 39B और 39C। अब आप देखो, मान लो सर मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी थी 250 एकड़, सरकार लैंड सीलिंग एक्ट ले आई कि अब कोई भी पर्सन 25 एकड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। अब क्या हुआ, सरकार ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज किया लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू, और मेरे पास था राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ यू सी क्यों क्लैशेस हुए होंगे। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक जगह पे सारे पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सरकार ने बैंक्स की नेशनलाइजेशन कर दी। सरकार बोलती है हम तो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, सब लोगों का पैसा कुछ प्राइवेट एंटिटीज के पास में है और हमें लगता नहीं कि यार ये सही चीज चल रही है, एंड हेंस हम सरकारीकरण कर रहे हैं बैंक्स का। लेकिन मेरे पास में फंडामेंटल राइट था ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ से फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्लैशेस होते थे। तो 39B और 39C को फिर बोला गया कि इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई सरकार लॉ लेके आती है, फंडामेंटल राइट को ब्रिज करता है, तो ऐसा नहीं है कि बस सीधा वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन विल, सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू इट। नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं होएगा कि वही काम लड़की कर रही है तो उसको ज्यादा पैसे मिल गए और लड़का कर रहा है तो कम पैसे मिले। आई एम ओनली किडिंग, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लड़कियों को ऑफिसेज में जब रखा जाता है तो उनको हम, अगर आप स्टैट्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उनको कम सैलरी मिलती है। सेम काम जब लड़का करता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। ऑफिस बॉय लगा लो आप, लड़की अगर किसी ने रखी हुई है, वो दीदी चाय पिला रही है, पानी पिला रही है 6,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, बट इफ़ द गाय इज डूइंग द सेम वर्क ज़्यादा मिलते हैं। तो बिकॉज उनके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती हैं एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार लॉ लाएगी सो दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। जो भी हमारे देश के कहते हैं ना कि आजकल वो चलता है किसान मजदूर यूनियन, तो मजदूर लोग हैं जो हमारे वर्कर्स हैं, और जो बच्चे हैं छोटे, उनको फोर्सेबल अब्यूज से बचाना और उनकी हेल्थ, उनकी स्ट्रेंथ के लिए काम करना। अब यार ये चीज़ें ना कॉन्टेक्स्ट में है। आज से अगर आप गुड़गांव के किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो शायद आपको ये बात उतनी ना चमके, बट थिंक अबाउट इट, अगर हमारी कंट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती, माइनिंग रिलेटेड जॉब्स, ये फर्नेस रिलेटेड जॉब्स होती हैं जहाँ पे, जैसे इधर वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बहुत इंडिया में जहाँ पे होती है, और इमेजिन कि वहाँ पे वर्कर्स के लिए कुछ लॉज ही नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई हेल्थ के लॉज नहीं है, कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। बंदा वहाँ पे जॉब करता है, 10-12 साल में बस वो ट्यूबरक्लोसिस से मर जाता है। तो ये तो कोई राइट टू लाइफ नहीं हुआ ना पर्सन के पास में, अगर ऐसा चल रहा है। तो गवर्नमेंट लॉज लेके आएगी बहुत सारे, और वाया दीज लॉज व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। सिमिलरली आपको पता होगा बच्चों को जॉब्स पे लगाया जाता है, फैक्ट्रीज में, ढाबों पे, एंड देन सो ऑन। लॉज आई इसके अगेंस्ट भी, अब ऐसा नहीं कर सकते आप, इलीगल है। उसका रीज़न भी यही था, बच्चे बहुत कम तनख्वाह पे, जिस काम के लिए एडल्ट को आप 10,000 रुपये दोगे, बच्चे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में रखे हुए थे, या रखे जाते हैं आज भी अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए ये आता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड सो ऑन। तो 39 जो है वो सरकारों को ये दिशा निर्देश दे रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में लॉज लेके आने हैं, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ दिस। देन इंदिरा गांधी जी एडेड 39A। ये क्या बोलता है, ये बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आप हरियाणा से हैं, आप लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े केसेस सुने होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे हरियाणा से हैं जिसको सुन रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग, बट लाइक दैट्स ट्रू फॉर लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जब कभी किसी गरीब आदमी हो कोई बहुत, और उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, तो एक सरकारी वकील मिलता है। वो सरकारी वकील जो है वो क्यों मिल रहा है, कि सरकार क्रिएट करना चाहती है इक्वल जस्टिस। पर्सन जो है उसके पास कम से कम अपना पक्ष रखने के लिए एक इन्फॉर्म्ड क्वालिफाइड पर्सन तो हो। अब वो पर्सन जो सरकारी वकील है वो कितना सीरियसली ले रहा है केस को या नहीं ले रहा, वो उस पर अब सरकार इंश्योर नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट आप उसको प्रोवाइड तो कर सकते हो। तो ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ठीक।
एक और चीज़ मुझसे एक बच्चे ने पूछी थी, बेटा अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है, मान लो आर्टिकल है 21A, तो ये किसी और आर्टिकल का कोई क्लॉज नहीं है, ये अपने आप में एक आर्टिकल है। तो 39A अपने आप में एक आर्टिकल होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंप्लीमेंट किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जितने डीपीएसपीज हैं, अगर आप मुझे बोलें कि सर सभी डीपीएसपीज को लेके क्या हमारी कंट्री में कोई लॉ बना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट हर डीपीएसपी से रिलेटेड मैं आपको कोई लॉ दिखा सकता हूं। ऑलमोस्ट बोला मैंने, एक दो भी पेंडिंग है, बीजेपी करेगी उसको। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड कोई ना कोई लॉ आया सो दैट इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। बट क्या किसी एक लॉ के आ जाने से वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है? वो तो ट्रू नहीं है। हो सकता है उस चीज़ के लिए मल्टीपल लॉज चाहिए हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है उस चीज़ के लिए पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक डीपीएसपी बना दूं कि स्टेट इंश्योर करेगी कि एक्सीडेंट्स ना हो रोड पे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने डीपीएसपी बना दिया। सरकार ने लॉज भी बना दिए। पहली लॉ क्या बना दी कि सड़कें चौड़ी चौड़ी होंगी, उसमें बम्प्स नहीं होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स चलते रहेंगे। अब सरकार ये क्यों बना रही है? क्योंकि उसको लगता है कि इन सब चीज़ों से एक्सीडेंट्स कम होंगे, ट्रैफिक सिग्नल ठीक चल रहा है, सबने हेलमेट पहने हुए हैं एंड ऑल दैट। बट मेरे मन में, मैंने आज धूम मूवी देखी और मैं दौड़ा रहा हूँ अपनी बाइक, तो एक्सीडेंट तो अभी भी होंगे, या मैं ट्रैफिक सिग्नल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, एंड देन सो ऑन एंड देन सो ऑन। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने डीपीएसपीस लिख दी है एंड जस्ट बिकॉज उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक दो लॉ बना भी दिया, पहली बात तो यही सफिशिएंट नहीं है कि उस लॉ में बस वो पेनेशिया हो गया, कोई मैजिक वॉन्ड घुमा दी सरकार ने। हो सकता है और लॉज की ज़रूरत पड़े। और दूसरी चीज़, जब तक उनकी ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन ही सही नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बाय नंबर याद रखना इसको भी। इसके लिए आपको पता है हम करेंगे आज से 5-6 क्लासेस के बाद, हमारी कंट्री में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन संवैधानिक संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके पंचायत बनाई गई। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, नेहरू जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, गांधी जी, सुभाष जी, आप सभी को उठा लो, ऑलमोस्ट मतलब पुराने टाइमों से दादा भाई नौरोजी से लेकर और बदरुद्दीन तैयब जी से लेकर और ये बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर ऑल द वे, अगर आप 1885 से भी ट्रेस करना शुरू करें ऑल द वे टू 1947, मैक्सिमम हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं या तो वो शहरी थे, खुद सिटीज से आते थे, या किसी सिटी में उनकी एजुकेशन हुई थी, और कितने तो बाहर से, फॉरेन से, लंदन से वकालत वगैरह करके आए थे। Despite of the fact कि most of our freedom fighters who eventually also, many of them eventually became part of the Constituent Assembly, despite this fact and despite the fact that India had this huge rich heritage of अर्बन गवर्नेंस, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आपको कराया भरत सर ने, वहाँ से अगर आप देखोगे, और फिर मौर्यन सिटीज़, और फिर सोन, अभी उसके बाद में सल्तनत और मुगल्स एंड दिस एंड दैट, हिंदुस्तान में शहर बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। और आप ये लगाइए कि अर्बन गवर्नेंस को कहीं और तो अलग बात है, कोई प्रोविजन मिलता, डीपीएसपीज में भी स्थान नहीं मिला। इंडिया का इतना स्ट्रांग रूरलिफिकेशन हुआ ना, जिसको बोलते हैं ना कि देहातीकरण, शहरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। अब पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे शहर बनाए गए हैं। एक दिल्ली, एक मुंबई, एक कलकत्ता कितने लोगों को रख लेगा? हमें 500 दिल्ली चाहिए इस देश में, ऐसे ऐसे शहर चाहिए कि मतलब लोग एक जगह, 4 शहरों में नहीं सब लोगों का माइग्रेशन हो रहा। वहाँ पे जैसे अभी 100 स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है जो मोदी जी ने चलाया था, पर वो स्मार्ट हो, फिर ये नहीं कि बस आपने बोर्ड लगा दिया 100 स्मार्ट सिटीज़ का और वो स्मार्ट सिटी बन गई। वहाँ पे लोगों के पास में ना सिर्फ इंफ्रा हो बट स्मार्ट गवर्नेंस भी हो। इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस के लिए कौन करेगा स्मार्ट गवर्नेंस? अगर आपके पास में होगी स्मार्ट अर्बन लोकल बॉडीज। ये यहाँ पे है नहीं है, तो अगर सिर्फ पंचायत लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऑप्शंस में आ जाए अर्बन लोकल बॉडीज, तो ऑप्शन गलत हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। सरकार
अगर से मान लो ओल्ड एज है तो कुछ ऐसे इंश्योरेंस देती है आजकल। सिमिलरली सिकनेस है तो सरकार कुछ उनको एजुकेशन में पब्लिक असिस्टेंस मिले, इस तरह की चीज़ें मिले, रैंप्स बनाए जाते हैं उसके डिसेबलमेंट के लिए एंड सो ऑन। तो सरकार को ये भी दिशा निर्देश दिए गए। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, बीच में ही पंचायत आ गई, बीच में ही आपके पास में लीगल जस्टिस आ गया था, बीच में ही आपके अब दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाले में मैटरनिटी रिलीफ आ जाता है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमेन कंडीशन एंड टू प्रोवाइड सफिशेंट मैटरनिटी रिलीफ। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको बच्चे पैदा करने हैं, तो उस समय सरकार ऐसे नियम बना के आई कि उनको 24 हफ्ते की छुट्टी मिले या 12 हफ्ते की छुट्टी मिले एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डीपीएसपीज में, हमारी कंट्री के डीपीएसपीज में एक कोहेरेंस नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया। ये एक इसका क्रिटिसिज्म होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब इट्स वेरी इनकोहेरेंट इन द सेंस कि आप बस ट्रांजिशन नहीं होता प्रॉपर, स्मूथ जंप्स होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ 43 है जो वो क्विंटेसेंशियल सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ये क्या बोलते हैं? टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। क्लियर? इन वर्कर्स के लिए आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो करना है, इंश्योर करना है। तो लाइक आई सेड अर्लियर कि इस सब के लिए लॉज बनाए जाते हैं। एंड टू प्रमोट, यहाँ पे गांधीयन, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग की बात कौन करेंगे? गांधी जी। 43A का एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं आपको। 43A आपको ना, मैं IR पढ़ाने आऊंगा उस दिन आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। 1970 के बाद हमारा काफी ज्यादा टिल्ट हो गया था सोवियत यूनियन की तरफ, सोवियत स्टेट की तरफ, और उसके हमारे पास बहुत सारे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें से मतलब पहले तो यही है 1971 में इंडिया और रशिया की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। नंबर 2, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया इंदिरा गांधी जी ने 1976 में। उसमें कुछ प्रोविजंस डाले। फॉर एग्जांपल एक डाला, वर्ड सोशलिस्ट को ही डाला हमारे प्रियम्बल में। एक और एग्जांपल ये आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उनमें वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन होगी। ये क्यों कर रहे हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि वर्कर्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मैनेज इंडस्ट्रीज ऐसे चलेंगी जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, वर्कर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। क्लियर? चले आगे। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा समझना है। 43B, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society। ये थोड़ा बाद में ऐड हुआ है, अभी cooperative society से रिलेटेड। ये बस आपको ये दो याद रखने हैं, cooperative society और management of workers, ये बाद में अमेंडमेंट से डले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय नंबर। ये मैं आपको मेंस में भी बहुत डिटेल में करवाऊंगा जब मैं आपको सॉवरेनिटी करवाऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। लोग इसको सेकुलरिज्म से जोड़ते हैं, सेकुलरिज्म से ज़्यादा ये सॉवरेनिटी का इशू है। हुआ क्या है हमारी कंट्री में, अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। कोई हिंदू मर्डर करे, कोई सिख मर्डर करे, कोई एथिस्ट मर्डर करे, कोई ट्राइबल पर्सन मर्डर करे, कोई भी मर्डर करे तो एक उसकी सज़ा मिलती है। सेम इज ट्रू अबाउट, से मान लो किसी का चेक बाउंस हो जाए एंड देन सो ऑन। तो जब तो हम क्रिमिनल कोड की बात करें तो हमारी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें, डिवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मैंने इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिस समय इंडिया बना था उस समय से, मतलब अगर हम बात करें कि मुस्लिम माइनॉरिटी, उनकी कुछ एप्रीहेंशन थी कि आप बना तो रहे हैं इंडिया और आप सेकुलर बना तो रहे हैं कंट्री को, पर हम कैसे इस चीज़ को मान लें कि आप आने वाले टाइम में हमारे ऊपर बाकी धर्मों के कायदे कानून थोपे नहीं जाएंगे। तो पहली चीज़ तो यही की गई, उस केस में तो खैर सभी के लिए ट्रू है। पहली चीज़ तो ये की गई कि फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया कि भाई
राइट टू रिलीजन जो है, आपके रिलीजियस चॉइसेस आपका पर्सनल फ्रीडम है। उस समय एक और चीज़ की गई, इस चीज़ पे कंसेंसस बनाना उस समय सेंस नहीं बनी थी कि हम सिविल कोड भी एक यूनिफॉर्म बना देते हैं कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कोई भी हो, किसी की भी अगर मैरिज हो रही है तो उस सब के लिए एक सिंगल लॉ है जो स्टेट ने बनाया, सरकार ने बनाया। तो इसमें क्या हो गया कि कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि कुछ लोगों की, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो भी मैं, हो सकता है मैं दूसरे तरीके से शादी कर लूँ, इंडिया जो दूसरा लॉ चलता है, पर मेरी वहाँ के हिसाब से भी शादी हो सकती है, वहाँ के हिसाब से भी डिवोर्स हो सकता है। उस लॉ बोर्ड के अंडर जो है पर्सनल, जो मेरी कम्युनिटी के कायदे कानून है उसके हिसाब से आप के सिविल मैटर्स एंटरटेन हो रहे हैं। तो तब ये माना गया था कि चलो अभी टेम्परेरीली हम इसको ऐसे ही रखते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड्स को अलाउ करते हैं। आने वाले टाइम में जब इंडिया में पूरी हार्मनी होगी और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जब ये थोड़ी कम हो जाएगी, थिंग्स वुड बी मोर हार्मोनियस, तो फिर क्या करेंगे, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। अभी 2-3 साल पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जो बोल रही थी कि ऐसा चीज़ की अभी कोई ज़रूरत है नहीं है, बट बीजेपी एज अ पार्टी, उनका एजेंडा जब रहा है शुरू से पिछले 25-30 साल से, तो उन्होंने एक तो बोला था कि 370 हटनी चाहिए, एक था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ जो पेंडिंग एजेंडाज है, सोशल जो पेंडिंग एजेंडाज है, वो उनका था कि हम जब आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आएंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट कंट्री में इसको लेके कोई लॉ आ जाए, मतलब बिफोर 2023, ये मोदी वाली, इसमें मोदी जी वाली गवर्नेंस में, रिजीम में। तो चलो यहाँ पे आपको इसको बाय नंबर याद रखना है, क्लियर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये सिविल कोड के अंडर है, और लोग इसको सिर्फ मुस्लिम से जोड़ के रखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इंडिया में ट्राइब्स भी हैं, उन ट्राइब्स का भी अपने हिसाब से ही, अपने कायदे कानून के हिसाब से शादियाँ होती हैं, अपने कायदे कानून के हिसाब से डिवोर्स होते हैं, उसी हिसाब से इनहेरिटेंस है एंड सो ऑन। चलें आगे। 45 भी आपको समझना है कि इसमें क्या चेंज है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक और फंडामेंटल राइट है हमारे पास 21A, उससे रिलेटेड है ये क्या बोलता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड फॉर, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल तक का जब बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसको हमने क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बेसिक सी क्रैश वगैरह में। ये क्यों, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चे का तो फिर ख्याल कौन रख रहा है, आर्टिकल 21A, वो तो उसको फिर फंडामेंटल राइट में ही ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बाय नंबर एंड अदरवाइज, 46 आर्टिकल क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक DPSPs के थ्रू एक ऑब्लिगेशन है कि आपको जो SCs हैं, जो STs हैं, या फिर कोई भी और अदर वीकर सेक्शन है, नाउ यू सी अदर वीकर सेक्शंस की वजह से आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ध्यान में रख के जो 10% रिजर्वेशन आई है। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शंस, ये कहाँ से आ रहा है, इधर से लॉ आते हैं, सरकार लेके आती है इन सब चीज़ों के लिए। 47 ये आपको वैसे पसंद आएगा, ये बोलता है कि सरकार की ड्यूटी है क्या, सबको प्रोटीन शेक पिलाने की, सबको प्रोटीन शेक पिलाना है दिन में 4 बार, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट एंड व्हाटएवर। ये बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करो, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाओ। सरकार बहुत सारे ऐसे वो चलाती भी है, ऐसे वाली स्कीम्स भी चलाती रहती है, एटलीस्ट बच्चों के केस में तो बहुत चलते हैं। फॉर एग्जांपल इंद्रधनुष मिशन एंड दिस एंड दैट। जो आई थिंक प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, सो दैट कि बच्चा जो हो थोड़ा बेटर हो, एंड देन सो ऑन। इसी में एक और चीज़ है 47 में, जिसको गुजरात एंड बिहार टुक इट लाइक रेदर टू सीरियसली, वो था टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। वो चीज़ें जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, इंजूरियस हैं, इंटॉक्सिकेटिंग
जो होती हैं थोड़ा सा कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। क्लियर? तो इसको भी बैन करने के डायरेक्शन में आपने लॉज लेके आने। अब क्या है कि आई थिंक इंक्रीजिंगली जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इन चीज़ों के इल इफेक्ट्स की, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के, उतना ही ज़्यादा इनडिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स द इल इफेक्ट्स। कि चलो ठीक है, अब आप सिगरेट के ऊपर इतना बड़ा फोटो लगा दो, चाहे इतना बड़ा फोटो लगा दो, जो पी रहा है वो पी रहा है। तो इसलिए आई वंडर कि कितना ही आगे जा सकती है ये चीज़, पर ऐसा है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द प्रीवियस वन। 48 ये क्या बोलता है कि सरकार क्या करेगी? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि नए, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड दे रही है लोगों को, क्यों दे रही है? वो सरकार इज ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर अलॉन्ग मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। सिमिलरली बेटर से पेस्टिसाइड्स दे रही है, फर्टिलाइजर्स दे रही है, तो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो बिकॉज एक इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। सरकार बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उस पर सब्सिडी देती है। क्यों देती है? फॉर दिस रीज़न ओनली। एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। ये क्या होता है भाई? मिल्च, दुधारू जानवर। ठीक, तो ये क्या है कि सरकार एक और काम क्या करेगी? सरकार जो जानवर हैं, गायें, बछड़े या फिर बाकी दूध देने वाले जानवर या अदरवाइज, इन सब की ब्रीड्स भी बेटर करेगी। अब ब्रीड सरकार कैसे बेटर करेगी वो डिपार्टमेंट वाले जानते होंगे। और इनका स्लॉटर भी प्रोहिबिट करेगी। तो अब सरकार लेके आती है ऐसे वाले लॉज, पर इसमें गौ रक्षा दल नहीं कवर हो रहा है, वो एक अपना प्राइवेट एंटिटी होगी एक तरह की। ठीक, नेक्स्ट आता है 48A। अगेन इंदिरा गांधी जी इसको लेके आए थे। ये आपको ना 48A बहुत ज़्यादा वॉलंटरली यूज़ करना है अपने इन्वायरमेंट वाले आंसर्स में। जब आप GS3 के आंसर्स लिखते हो यूपीएससी में, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सरकार नेशनल पार्क्स डिक्लेयर करेगी, एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करेगी, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेगी। सरकार बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे, इस तरह के लॉज बनाए जाएंगे जिससे कि जानवरों का ट्रेड ना किया जा सके, एंड सो ऑन, सो दैट वी आर प्रोटेक्टिंग एंड वी आर इंप्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द वाइल्ड लाइफ। 49 बोलता है कि जब आप चले गए, मान लो कुतुब मीनार, ताजमहल, कोई और गोलकोंडा फोर्ट, तो वहां पे लोग ऐसे करके बनाते हैं। ठीक, सुनीता, सरकार इसको भी मिटाएगी। जो लोग जाके मॉन्यूमेंट्स खराब करते हैं तो सरकार को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, किसी भी तरीके की उसकी इंपॉर्टेंस हो, उन सब चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी सरकार। एक 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आ गया, सरकार ने बना रखी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इस तरह की बॉडीज बना रखी हैं, जो बॉडीज ना सिर्फ हमारे राष्ट्रीय धरोहरों को, ना सिर्फ हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बट जो उसको किसी भी तरीके से मान लो उसको तोड़ रहा है या उसको खराब कर रहे हैं, उनके लिए कई बार पीनल एक्शन भी लिया जाता है। सो दैट इज ड्यू टू DPSP नंबर 49। DPSP नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसको तो यूज भी किया गया है। हमारी कंट्री में जजेस कौन चुनता है? जजेस कहाँ से आते हैं? जुडिशरी के थ्रू। मैं आपको करवाऊंगा। तो मिनिस्टर, सरकार अलग रहे, सरकार अलग हो और जुडिशरी अलग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक DPSP दिया है। इस तरह के आपको लॉज इसी दिशा में लेके आने हैं, सो दैट कल को अगर सरकार के ऊपर भी केस चले तो ये नहीं है कि जजेस को सरकार लेके आ रही है, सरकार को जजेस लेके आ रहे हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आइडियली जैसे USA वगैरह में आइडियली तो ये होना चाहिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट होने चाहिए। हमारी कंट्री में क्या है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन नहीं है। हम अपने MPs चुनते हैं जो कि हो गए लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाएंगे, उन्हीं में से आते हैं मिनिस्टर्स। प्रदेश में हम अपने MLAs चुनते हैं
उन्हीं में से आते हैं हमारे प्रदेश के मिनिस्टर्स। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में तो एज सच हमारी कंट्री में सेपरेशन नहीं है, जुडिशरी में है। और हमारा संविधान, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एनविसाजिंग सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये सब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये मार्क्सियन कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन है या लिबरल है, तो ऑफ कोर्स इट हैपेंस टू बी अ लिबरल प्रिंसिपल। ठीक। 51 अगेन लिबरल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट रहे, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उसको सभी देश मतलब उसकी ऑब्लिगेशन माने, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो लड़के नहीं पर आर्बिट्रेशन से सॉल्व हों। तो इंडिया ने जब भी जाके कोई ट्रीटी साइन करनी है फॉरेन में, तो इस आर्टिकल को ध्यान में रख के जाना है कि हमारी क्या सोच है, हमारी कंट्री की क्या सोच है कि हमें जस्ट एक न्यायपूर्ण और ऑनरेबल रिलेशन बना के रखनी है देशों के साथ, हमें इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करनी है और बाकी देशों को भी इसी चीज़ के लिए परसुएट करना है। सो इफ़ यू लुक एट इट, दीज आर योर DPSPs। एक बार मेरे साथ पढ़ लिए, 14 बार और पढ़ लो, ऐसी एक बार जल्दी और आपको यू शुड बी फाइन। ये फ्री के नंबर हैं। कोई भी एग्जाम जिसमें से अगर 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के आएंगे तो फिर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSPs। कोई भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। अब एक छोटी सी बात आती है कि DPSPs और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है। तो ऑल्दो हम पहले कर चुके हैं कल की क्लास में, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं सो दैट आप उसको ढंग से समझ सको। हुआ क्या, हमारे पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स आ गए थे, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड देन प्रॉपर्टी फ्रीडम एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस तरह से आ गए थे हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और फिर ऐसे हमारे पास DPSPs थे। अब सरकार चलनी शुरू हो गई। जब सरकार चलनी शुरू हुई तो स्टार्टिंग में ही 1951 में ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आ गया, फिर 4th अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर 17th अमेंडमेंट एक्ट आया। इन सब एक्ट से 1951 से लेकर और 1964 तक सरकार बहुत सारे एक्ट्स और अमेंडमेंट्स लेके आई। जो सरकार किस लिए लाई, क्योंकि नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग DPSPs। लेकिन जब ये एक्ट्स आए तो फंडामेंटल राइट्स क्लाउडेड होने लगे। ऐसा लगने लग गया कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर DPSPs ने एक्लिप्स लगा दिया, फंडामेंटल राइट्स की कुछ वैल्यू नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, 1967 में, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ केस क्या बोलता, वो बोलता कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को टच भी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट वो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, पूजनीय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं वो कर दोगे, अब्रिज कर दोगे या उनको अमेंड नहीं कर दोगे। ये तो मेन है भाई, इन्हीं के बेसिस पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि चलो ठीक है, आओ आप हमारे साथ देश बना लो और हम इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देते हैं कि आप इंडिया नाम की इस सरकार में मानना, बदले में आपको ये सब मिलेगा। अब अगर उसी को आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो बेस क्या बना। नॉट लाइक कि उन्होंने ऐसा बोला, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गोलकनाथ केस में बोला गया कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप फंडामेंटल राइट्स को लेके। पार्लियामेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई। पार्लियामेंट को लगा कि इस तरह से तो हम DPSPs इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे और गवर्नेंस ही नहीं हो पाएगी, सरकारें ही नहीं चल पाएंगी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला दी, 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, वो बोलते कि भाई सुनो, आपकी इंटरप्रिटेशन है ना कि हम फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते, हम क्लियरली लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि किसी इंटरप्रिटेशन के मोहताज ही ना रहे कोई। 24th अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू ब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब क्लियरली लिख दिया हमने।
और 25th अमेंडमेंट एक और काम करती है, जो मैंने आपको कल बताया था, आर्टिकल 31C ऐड कर देती है। इसने वो बोला कि यार पहली बात सुनो, पहले तो हमने क्लियर कर दिया कि अगर हमारे पास पावर है, हम एक्सप्लिसिटली आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज 25th में बोलते हैं कि और अगर आर्टिकल 39B और 39C इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हुए, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज वाला, इनको करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए, अगर आर्टिकल 14, 19, 31 प्रॉपर्टी वाले ये आर्टिकल्स अगर ये कॉन्ट्रावीन होते हैं तो आप उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर दोगे कि यार ये तो एंटी फंडामेंटल राइट्स हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिख के दे रहे हैं कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। और एक चीज और लिख दी इन्होंने, वो बोलते हैं कि भाई सुनो, जब हम कोई लॉ लेके आएंगे और हम बोल देंगे ना कि आर्टिकल 39B इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 39C इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर फंडामेंटल राइट अब्रिज हो गए, तो ये नहीं चेक किया जाएगा कि यार एक सेकंड में चेक कर लूं 39B या 39C इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं कि उसको मास्क की तरह यूज किया जा रहा है। अगेन ऐसा सरकार ऐसा नहीं बोल रही, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कोई भी जो लॉ है वो इसलिए आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर दोगे कि वेदर इट एक्चुअली गिव्स इफेक्ट टू 39B और नॉट। बात तो वही होगी कि यार कल को आप ये चेक नहीं करोगे कि हम सच में 39B या 39C इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं कि मास्क की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है। तो फिर ऐसे तो सरकार कोई भी लॉ ले आएगी और बोल देगी कि भाई ये तो कोई बात नहीं बेटा, 39B इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसलिए तुम्हारा फंडामेंटल राइट जा रहा है। तो गोलकनाथ के बाद 24वीं और 25वीं जब ये आई अमेंडमेंट, फिर हुआ इसके बाद में केशव नंदा भारती केस 1973। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई सुनो हमारी बात, ये जो आपने दूसरी बात बोली है ना कि ये जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा इस बात का कि 39B और 39C इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आज हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। क्लियरली सुनो, आपके पास बिल्कुल सही बात है आपकी, आपके पास में ये राइट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट वो वाला पार्ट नहीं अमेंड कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है ये हम बताएंगे। और सुन लो, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए 39 जो आपका 31C का सेकंड प्रोविजन है जो बोल रहा है ये चेक ही नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए उन्होंने बोला कि पहली बात आपकी मान ली, पहली बात से हमें प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है भाई, 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर DPSPs को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप फंडामेंटल राइट अब्रिज करते हो तो वो वैलिड माना जा सकता है। क्लियर? तो फिर पार्लियामेंट को और दिमाग में एक चीज आई कि चलो ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करना है तुम जुडिशियल रिव्यू कर लो, बट हम एक चीज कर रहे हैं, तुम इतना तो मानते हो कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम कोई लॉ लेके आए हैं तो वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकता है, तो यार बाकी DPSPs भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम कर रहे हैं, कोई भी DPSP को इंप्लीमेंट करते हुए हम कोई लॉ लेके आए और उसने फंडामेंटल राइट अब्रिज कर दिया तो उस लॉ को वैलिड माना जाएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने ये कर दिया। फिर मिनर्वा मिस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है 1980 में कि यार क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। 39B और 39C की एक अलग सैंक्टिटी है कि हाँ यार उसको इंप्लीमेंट करते हुए सच में ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, किसी पर्सन का राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अब ये थोड़ी है कि आप कोई भी DPSP इंप्लीमेंट करने के चक्कर में फ्रीडम ही ले लोगे, भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई मजाक थोड़ी है। सो ये एक्सटेंशन फ्रॉम 39B and C to all the DPSPs, it was declared अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यार ये एक्सटेंशन इनवैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दोबारा सुन लो हमारी बात, प्राइमरी है फंडामेंटल राइट्स और DPSPs की एक अपनी सिग्निफिकेंस है।
हेंस ये अगर आपको कभी भी एग्जाम में आए कि कौन सी जजमेंट में ये बोला गया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। बैलेंस है भाई, लोगों की फ्रीडम का भी ख्याल रखना है, लोगों के राइट्स का भी ख्याल रखना है, और हाँ गवर्नेंस तो करनी है बेस्ट, डीपीएसपी तो इंप्लीमेंट करनी ही है। सो दे टुगेदर बोथ फंडामेंटल राइट एंड एंड डीपीएसपी दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन। जो एक हम ये सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं कि 200 साल के अंधेरे के बाद, ब्रिटिश के राज के बाद, इतने साल की गुर्बत के बाद, after such dark ages, now we want to create a society where not only people have freedom but we as a society are also prospering. People have right to work, people have all sorts of social cushioning, and at the same time state is having some balming effect on people's problems, जो भी उनकी इंजरीज हैं, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिविजुअल्स हैव सो मेनी राइट्स। ये जो है ना, ये जो सोशल रेवोल्यूशन आप ऐसा लेके आना चाहते हो, ये अकेले फंडामेंटल राइट्स से, अकेले डीपीएसपी से नहीं आएगा। वी शुड कॉन्स्टिट्यूट, वी शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ हार्मनी बिटवीन द टू। तो यहाँ से फिर आपके पास में ये हुआ कि ये क्वेश्चन फॉर वंस एंड ऑल सेटल हुआ कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या डीपीएसपीज बड़े हैं। तो अगर आप आज से आप कोई पूछेगा अगर आज के बाद आपसे कि कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे कि बैलेंस है। क्लियर? So with this, I'll wind up today's lecture. Thank you so much for listening to me. I'll take your class tomorrow. We will do fundamental duties and president. Good night. All the best. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।